लो, वादे के मुताबिक मैं आ गया आप सबों के लिए क्वेश्चन लेकर के। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 10th में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6, जिसके क्वेश्चंस को लेकर मैं आज आया हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को मैं आप सबों के सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए चैप्टर्स को और कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबों के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एकदम देखो, अगर कहा जाए फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ये क्या है, तो बड़ा सिंपल सोच के लगता है कि यह एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट जो होते हैं वो खुद के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछता है आपसे कि मुझे आप बताओ कि फोटोसिंथेसिस है क्या। वो पूछता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही होती है उसके अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं। इन इवेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है एग्जामिनर्स का, तो इसीलिए हमने इसके कुछ पार्ट्स बनाए, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पार्ट्स की मदद से इन टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। अब एग्जाम में 2018 के अंदर ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पूछा गया, लेकिन इनके मल्टीपल इवेंट्स पूछे गए, तो हमने इसे कॉन्साइज कर दिया, एक क्वेश्चन में मिला मिला के बना दिया है। पहला, मटेरियल रिक्वायर्ड, कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। क्या चाहिए, एकदम बेसिक सा है। सनलाइट चाहिए सर, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए। ये सारे चीज होंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा। ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो होना ही चाहिए, वो नहीं रहेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो ये तो मटेरियल रिक्वायर्ड एकदम बेसिक सा है, सबको जानकारी है। दूसरा, ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन उन्होंने लिख रखा है। अब ये कहीं भी पूरे एनसीईआरटी में लाइट और डार्क रिएक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनमें जो इवेंट्स लिखे गए हैं उन इवेंट्स में एक जगह लिखा हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का टूटना। ये लाइट और डार्क रिएक्शन का जिक्र कहीं नहीं पे है, कहीं नहीं है पूरे एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पे इवेंट्स में एक इवेंट में ये मेंशन किया गया है। मतलब आपसे एग्जामिनर इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए लाइट एंड डार्क रिएक्शन को दोनों को ध्यान में रखना है। ये क्या होते हैं पहले ऐसा बता दें आपको कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जब भी आप फोटोसिंथेसिस को लिखोगे तो क्या बताना है आपको, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फॉलोड बाय लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन को फॉलो करके प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर की जाती है, वही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वो बचपन वाली डेफिनेशन की द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस दैट, ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ये एकदम नहीं लिखना है। थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फॉलोड बाय लाइट एंड डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब जितना भी चीज का रिक्वायरमेंट है सब उसके अंदर आ जाएगा और उनके सारे प्रोसेस को भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसके बाद क्या आपका प्रोडक्ट, कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो उनमें जो प्रोडक्ट बन के आते हैं वो क्या आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट प्रिपेयर देयर food, but in which form they prepares food? In the form of hexose. In the form of hexose they prepares the food. Carbohydrates, these are the product in which they will get the food material, ठीक है। and extra food material जो बच जाता है ना, उन्हें वो स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी में एब्सॉर्ब करके रख लेते हैं, ठीक है। and next is what the factor affecting photosynthesis, ये एकदम VVI मार्क कर लेंगे सभी लोग, ये बहुत VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसा कुछ चीज तो होता होगा ना जिसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती होगी या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाती होगी। अब पहले रेट समझते हैं, रेट का मतलब क्या है। रेट बोलने का मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कितनी स्पीड से हो रहा है, मतलब वो कितना जल्दी जल्दी और कितने अमाउंट में फूड को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, किसे हम लोग रेट से एक्सप्लेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रेट से। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, हम लोग पढ़ते हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, डेफिनेटली वाटर इज इंपॉर्टेंट। तो क्या वाटर फैक्टर अफेक्टिंग में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। पानी चाहिए उसको,
कार्बन डाइऑक्साइड एकदम चाहिए उसको, तो फैक्टर इफेक्टिव में आएगा सनलाइट। बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए ना, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। ध्यान रखेंगे, ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है एक लेवल के बाद, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होकर नीचे आ रहा है। लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे सनलाइट बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुबह की सबसे पहली धूप, हल्का लाइट धूप है, सन उस समय दूर होता है ना, हल्का हल्का धूप, धीरे 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 सनलाइट बढ़ते जा रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट नहीं रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे 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 वो सनलाइट बढ़ रही है, वो फोटोसिंथेसिस का रफ्तार भी बढ़ रहा है। लेकिन एक लेवल आएगा जिसके बाद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटीज धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी, ग्राफ, पूरी ग्राफ नीचे आ जाएगी। मतलब एक ग्राफ के थ्रू समझ के देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी शुरुआत में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे बढ़ रहा है, सनलाइट के साथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन जैसे ही एक लेवल आएगा उसके बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे डाउनफॉल हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। मतलब कि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ये वाले पिक्स पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा जहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन खूब बढ़ा हुआ होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा बढ़ गया, फोटोसिंथेसिस लो नीचे आ गई, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ट्रांसपिरेशन जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ठीक है, ट्रांसपिरेशन का बेनिफिट्स होता है, ट्रांसपिरेशन फायदा देता है प्लांट को ठंडा करने में, उसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने में मदद करता है, पानी को पुल करने में, यानी कि रूट के द्वारा ऊपर पानी को पुल किया जा सकता है, इसमें मदद करता है। लेकिन साथ साथ ध्यान रखेंगे कि इनसे वाटर को बाहर यानी कि इवेपोरेट होने में भी उतना ही मदद करता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया इनके लिए, पानी ज्यादा डिस्चार्ज होने लगेगा बॉडी से तो नुकसान हो जाएगा ना इनको, ठीक है। पता चलते थे, बोलते नहीं वैसे जितना का खाया पिया नहीं उतना का नुकसान ही हो गया, ठीक है। पता नहीं चला जितना फूड ये बनाएंगे नहीं उससे ज्यादा इनका पानी लॉस ही हो जा रहा है, तो वैसा खाना बनाने से क्या फायदा। इससे अच्छा होता है कि ट्रांसपिरेशन को वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन का वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, बोलते हैं कि अभी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे भाई, मन नहीं कर रहा है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, आप इनको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे, जो जो पॉइंट हमने मेंशन किया है इन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देख लीजिएगा और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड देख लीजिएगा, इसमें तुमको क्रेब्स साइकिल डिस्कस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या इस बात से सहमत हैं आप? जरूर सहमत है भाई। ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन, बता दें आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह होता है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो शायद पहला वाला पॉइंट, द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, most of the digestion and absorption of food takes place in small intestine. Definitely yes. Maximum food material is going to be completely digested into the small intestine only. ठीक है, and after digestion the absorption process will also be there. अब question is that कि सर digestion तो हो रहा है, absorption कैसे हो रहा है? For absorption also the villi and microvilli are present into the internal wall of small intestine, and generally they are responsible to maximize the internal surface area of that particular small intestine. इस small intestine के अंदर की तरफ, जैसे हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, मान के चलिए कि small intestine का हमने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे ले लिया। अब सेक्शन लेने के बाद क्या करें, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्किन जैसे मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। एक्चुअली दैट इज द फोल्ड जो है ना, ये दैट इज विली, इट विल लुक लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, and on that only some these hair like structure is present, that is microvilli, and they are responsible for increasing the maximizing the internal surface area. अगर maximization ज्यादा होगा तो absorption भी बढ़ेगा। आप ऐसा समझो ना कि एक रूम ले लो, एक रूम में हमने पानी फैला दिया, अब उस रूम में हमने चारों तरफ पानी फैला दिया, अब क्या करना है, उसको पोछा मारना है, खूब मारो पोछा। अब पोछा मारने के लिए एक बड़ा सा बेडशीट आपको हम दे दिए और एक आपको हम रुमाल दे दिए, आप कौन सा पिक करोगे ताकि जल्दी पोछा मार सको? डेफिनेटली आप बेडशीट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेडशीट बहुत बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा तो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी आप रूम को क्लीन कर पाएंगे। जबकि रुमाल आपको हम दे देंगे, कहेंगे पूछते रहेंगे, पता चला 4 घंटा लग रहा है पूछते पूछते। हमने क्या किया, ये विलीज एंड माइक्रोविलीज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उनका काम था सरफेस एरिया को बढ़ा दो, एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बस इसका स्टेटमेंट में यही आपको लिखना है ऐसे। अब रुमाल और बेडशीट मत लिख देना भाई,
हम बस बता दे रहे हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या विलीज एंड माइक्रो विलीज हैं जो कि इंटरनल सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देंगे, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएंगे वहां पे और कंप्लीट डाइजेशन भी होता ही है। सारे के सारे जितने भी केमिकल्स या एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं वो सारे के सारे लास्ट में जाते कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, वहां पे बहुत सारे जूसेस होंगे, जूस जाएंगे वहां पे, इंटेरिकस कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट होंगे और वो सारे मिलकर के फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। ध्यान रखते जाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ हम कर रहे हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन के जो आया था एग्जाम में उसने हम उसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, बाकी एकदम सेम टू सेम हमने वैसा ही पिक किया जो एग्जाम में ऑलरेडी आपका आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइंस। लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइंस और गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो यू कैन से। ठीक है, ग्लैंड, ठीक है, कहां पे होता है? ठीक है, ग्लैंड कहां पे पाया जाता है? एक्चुअल में हम लोग स्टमक देख रहे हैं, हम तो भाई नहीं देख रहे हैं, स्टमक तो अंदर होता है, कहां से देख लोगे आप स्टमक? ठीक है, बस हाँ आपको पता है कि स्टमक कहां पे होता है, हम सबको पता है कि स्टमक कहां है। हमारा जो स्टमक होता है ना, उसके जो इंटरनल वॉल होते हैं उसी में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। Actually, that gastric gland is having multiple cells, and these gastric glands are responsible for secreting what? Chemicals को secrete करते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन्स, ऐसे पेप्सिनोजेंस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, these are the chemical which is secreted by what? The gastric gland which is present into the internal lining of stomach। हमने small intestine बोला, गलती हो जाती है कभी कभी, ये टीचर्स हैं। आगे देखो, तो कहां पे लिखेंगे? इंटरनल। लोकेशन में क्या लिखेंगे? इंटरनल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन होता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है इसका गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं ये। गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका आएगा इसके अंदर, म्यूकस भी आएगा और ये पेप्सिन्स भी आएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे इनके फंक्शंस भी आते हैं, एक बार फोकस कर लीजिएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे, ये म्यूकस का क्या इंपॉर्टेंस है और ये पेप्सिन्स क्या करते हैं वहां पे। ठीक है, एक छोटा सा रिमाइंड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट द फूड मटेरियल इनटू द एसिडिक फॉर्म, ये फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहली। और दूसरी बात कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर फूड को एसिडिक फॉर्म में काम नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये पेप्सिन जो होता है, जो प्रोटीन के ऊपर एक्शन दिखाएगा वो होगा ही नहीं, ये पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, यानी कि फूड जो भी हम खाते हैं उसका एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, नहीं कन्वर्ट होगा तो फिर प्रोटीन की डाइजेशन रुक जाएगी। नेक्स्ट है क्या? म्यूकस। म्यूकस एक प्रकार का लेयर है जो कि स्टमक के अंदर भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी पीएच वैल्यू इतनी मतलब कि हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है ये। तो अब मान के चलो कि अब हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ, अगर वो गलती से लीक कर जाएगा, जलन काफी इची होने लगेगी, पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, तो ये म्यूकस क्या करता है? चारों तरफ से हमारे वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक अपना एक्शन हमारे वॉल के ऊपर दिखाना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। फटाफट थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा हम लोग को, क्वेश्चन थोड़े हैं ज्यादा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अ ह्यूमन स्टेट रीजन। अब ये क्वेश्चन जो है ना एकदम डिक्टो एनसीईआरटी का उठा हुआ है, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। अब डिफ्यूजन के बारे में पहले जानना होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे। अगर हम बात करें स्पीड की तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब सोच के देखो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टीपल सेल पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, अगर डिफ्यूजन के द्वारा अगर ऑक्सीजन को सप्लाई हम बॉडी में करवाना स्टार्ट कर दें, पता चला कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे 2-4 सप्ताह लग जाए, तब तक उधर वाला सेल निपट लेगा। तो डिफ्यूजन इज वेरी इनसफिशिएंट, हम बोल सकते हैं एकदम आराम से, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, रीजन इसका होगा बिकॉज इट इज वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी समय में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं तो मेम्ब्रेन भी इसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्या?
write the two different ways in which the glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the product and formed in each case. अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हमने डिजाइन नहीं किया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा ही एक हमने जस्ट आगे क्वेश्चन डिजाइन करके रखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करें, ज्यादा बेस्ट। ऐसे आपको हम बता देते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पर पढ़ रखा है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एरोबिक और एनारोबिक को एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि हमें ग्लूकोज को ब्रेक करके दिखाना है, दो पाथवेज फॉलो करना है जिसमें हम एनर्जी बनाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एनर्जी तो दोनों बनना है, एनर्जी दोनों में ही बनना है। बस डिफरेंस क्या हो जाता है, जो अमाउंट होता है एनर्जी का वो एनारोबिक में बहुत ही कम होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू फॉर्म इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज हैविंग व्हाट द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये दो मेथड्स को वही एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी को बोला जा रहा है, टू डिफरेंट वेज को एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं करना था, ऐसा ग्लूकोज करना था, ग्लूकोज और फॉर्कलाइन बना देना है ऐसे। एक में एरोबिक करना है, दूसरे में एनारोबिक करना है। एरोबिक दूसरे में करना है क्या, एनारोबिक करना है। और इसके अंदर हमें दो प्रोडक्ट तैयार कर देने हैं। एरोबिक के अंदर क्या बनाएंगे, एरोबिक के अंदर सोचिए एरोबिक के अंदर क्या बनेगा, एरोबिक के अंदर क्या बन सकता है, CO2 बनेगा क्या, और उसके अलावा दिमाग लगाइए, कुछ लगाइए तो सही, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, एनर्जी बन जाएगा एटीपी के फॉर्म में। जबकि हम वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते थे, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, CO2 मिलेगा, CO2 तो मिल जाएगा, उसके अलावा क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, C2H5OH प्लस एटीपी। एटीपी तो हमने बताया ना ये कॉमन होता है, एटीपी दोनों में ही मिल रहे हैं, ठीक है। एटीपी कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ पे CO2 कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे तुमको इथेनॉल मिल गया, यहाँ पे तुमको वाटर मिल गया। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी मैक्स है भाई, ध्यान रखना इसको, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा। मैक्स अमाउंट ऑफ एटीपी इज गोइंग टू फॉर्म इनटू एरोबिक केज, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा कि ग्लूकोज कैसे यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी तुरंत हमने इसको डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन देखिए फिर से आ चुका है, ठीक है। अभी तुरंत हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि क्या करता है, इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये बच गया। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली पहले समझिए, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए विलीज का रिक्वायरमेंट होता है, माइक्रो विलीज का रिक्वायरमेंट होता है, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर मल्टीपल एल्वियोलीज पाए जाते हैं जो एयर सैक्स होते हैं। ये हमारे लंग्स के इंटरनल सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर को इनहेल कर सकें। जितना हम इतना ही इनहेल कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनल कैविटी यानी कि सैक्स हमारे पास इतने ही है, एल्वियोलीज है, तो हमारे लंग्स के सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। हम उसमें उतना ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को या फिर एयर को स्टॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो एल्वियोली क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे इंटरनल सरफेस एरिया को, लंग्स को, ताकि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी इनहैंस हो सके, बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए कभी देखना ना, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कोई आदमी कुछ देर तक सांस 40 सेकंड रोक सकता है, कोई 10 सेकंड 20 सेकंड रोक सकता है, कोई आधे घंटे सॉरी यार ज्यादा बोल दिया, नहीं 1 मिनट तक रोक सकता है हार्ट, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबके अंदर अलग प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि अभी तुरंत बताए थे, जस्ट इसके पहले आया था कि दो मेथड्स बताइए जिसके द्वारा आप ग्लूकोज को ब्रेक करके कोई नए प्रोडक्ट को आप तैयार करोगे, नए प्रोडक्ट को आप बनाओगे। तो ये देखिए एक नया हम लेके आ गए, इनमें ये एकदम याद कर लेना अच्छे से, आप एग्जाम में जाओगे, क्योंकि एकदम श्योर रहो कि इस फॉर्कलाइन से तो एक क्वेश्चन कंफर्म है। हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे रखा, 10 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन हमको दिखे यहीं पे, तो आप समझ जाना कितना इंपॉर्टेंट ये है। और इतने इंपॉर्टेंट कैसे हम समझेंगे, एक क्वेश्चन तो है, चलिए मान लेते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग क्या, पायरुवेट्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, पायरुवेट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या, पायरुवेट के बाद हमने देखा कि इसकी ब्रेकडाउन की गई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस में, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करें हम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। यही एनर्जी जो है ना, ये एटीपी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, अगेन दैट पायरुवेट ओनली विल कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन है
लेकिन कम है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है। लैक बोलने का मतलब है वहां पे कमी, लैक बोलने का मतलब क्या है, कमी है। समझ गए? ये कहां पे हो रहा होता है, मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर ये पायरुवेट ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन की कमी में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। आपको बता दें कि लैक्टिक एसिड अगर हमारे मसल पे बनना स्टार्ट होता है, काफी दर्द होती है, काफी पेन होने लगती है, ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म क्रिएट हो जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प देखने को आपको मिलेंगे इन लैक्टिक एसिड कारण, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, दैट पायरुवेट विल अगेन ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कन्वर्ट इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी। CO2, वाटर और एनर्जी, तीन चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपको ऑलरेडी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे एक नया टॉपिक आया, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन पूरे फॉर्क लाइन को ढंग से आप सभी लोग देखिएगा, ये परफेक्ट है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं? दिस वन इज व्हाट, जाइलम, फ्लोएम, पल्मोनरी वीन। ये विंग नहीं है भाई, वीन है, ध्यान रखिएगा। वना कवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब बारी बारी समझिए। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड फूड मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इज व्हाट, द पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन, देखिए ध्यान रखेंगे ना, ये पल्मोनरी वीन्स है, वीन्स एक्सेप्शनली है, ये पूरा विन हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इकलौता पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड के जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखना भाई, कोचिंग का नाम भी ऑक्सीजनेशन है, तो बहुत बहुत करीब ऑक्सीजनेशन चल रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड आ गया यहाँ पे। यानी कि पल्मोनरी वीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हार्ट। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दें क्या, ये बता दें, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, आपके लिए छोड़ दें या बता दें? चलिए हम बता ही दे रहे हैं। ये राइट वेंट्रिकल से, इधर से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करता है और हमारे लंग्स तक लेके जाता है, ताकि उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके एक्सेप्शनली। सही बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे हैं? अरे गलत बोल रहे हैं भाई। सही क्या है इसका, इसका सही है वीन्स है ना, तो ये क्या करता है कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, जबकि राइट वेंट्रिकल से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, जब वो यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स के पास गया, जब वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब उसको वहां से लेकर के लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है, इस पल्मोनरी वीन्स का होता है। किसका होता है, पल्मोनरी वीन्स का। तो इसका आंसर क्या है, पल्मोनरी वीन इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू जल्दी से फटाफट लेफ्ट ऑरिकल। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, वना कवा। वना कवा इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थ्रू आउट आवर बॉडी। पूरे बॉडी से ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पकड़ के लाएगा और लाने के बाद उसे राइट ऑरिकल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। कहां पे, राइट ऑरिकल के अंदर सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, अभी तुरंत बता चुके इसको आपको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन ये भी है, ध्यान रखेंगे। आर्टरी है, उसके बावजूद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कहां से कैरी करता है बता दिए, राइट वेंट्रिकल से पिक करेगा और लंग्स तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है एओर्टा, इसका काम है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को उठाना और पूरे बॉडी के अंदर पंप कर देना। समझ गए, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, एओर्टा के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। जहां जहां दिक्कत होगा वो पूछ सकते हो तुम लोग कमेंट में, ऐसा नहीं पूछ लेना है क्योंकि आवाज थोड़ी मेरे पास आ रही है। नेक्स्ट आता है, अ वेंट्रिकल हैव अ थिक मस्कुलर वॉल, देन एट्रिया वाई। अब इनका जो वॉल होता है, वेंट्रिकल डेफिनेटली बोल होता है, वेंट्रिकल का काम होता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को हाई प्रेशर से पंच करना। अगर हाई प्रेशर से नहीं करेंगे तो पूरे बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वॉल इनके थिक इसलिए होते हैं ताकि उनकी बहुत ज्यादा एक हाई प्रेशर जनरेट कर सके,
ब्लड के ऊपर, ताकि ब्लड बहुत ही तेजी से, स्पीड से पूरे बॉडी के अंदर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए और हमारे सेल को जो भी चाहिए उसको मिल सके। ऑक्सीजन या फिर जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, केमिकल की रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज का सप्लाई मिल जाए उसको बहुत ही क्विक समय में, बहुत ही परफेक्ट टाइम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, गिव सम नेम ऑफ इट। अब देखो मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब, जैसे हम लोग एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है ये, तो मेटाबोलाइट्स जो होता है ना, एक्चुअली दैट इज व्हाट मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट बोलने का मतलब कि फिल्ट्रेट जितना निकल रहा है, ब्लड को हमने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है ना, एक्चुअली दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, सारे के साथ, जैसे क्रिएटिनिन मेटाबॉलिक वेस्ट में आ सकता है, यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये सब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल विच इज नॉट फिट फॉर आवर बॉडी, यानी कि द मटेरियल विच इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी द वेस्ट मटेरियल विच कम्स आउट आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। आपका सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो आप, बस आप जान जाओ कि एक ऐसे मटेरियल ये होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफी घातक होते हैं। जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तो ब्लड को फिल्टर करने के दरमियान ये वेस्ट मटेरियल को वहां से हम लोग पिकआउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रखेंगे हम सभी लोग। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ध्यान रखना है, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वो, उसमें तुम्हारे क्रिएटिनिन्स आ जाएंगे, यूरिया आ जाएंगे, ये सभी हमारे लिए क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे। तो मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चंस बहुत ही आसान आसान थे। अभी हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के अभी आएंगे। तो आज के लिए हम लोग 10 क्वेश्चंस काफी है, और अपने पास स्लाइड आज के लिए नहीं है। 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चन भी है, अच्छा 11 ये कल के लिए है अपने पास, आज 10 ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय।